जिस तरह चुंबक के दो सेम पोल एक दूसरे को ऑपोजिट दिशा में धकेलते हैं, बस ऐसा ही कुछ बीजेपी और साउथ का रिश्ता अब तक हुआ करता था। लेकिन इस बार ये चुंबक घूमती हुई नजर आई और साउथ और बीजेपी की दूरियां भी घटती हुई नजर आई। साउथ बीजेपी के लिए हमेशा से इम्पॉसिबल टास्क रहा, लेकिन इस पर दुनिया की नजर तब गई जब पिछली साल विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स आए और बीजेपी दक्षिण भारत में लगातार दो बड़े राज्य हार गई, कर्नाटक और तेलंगाना। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका कर्नाटक हार के बाद लगा, क्योंकि कर्नाटक दक्षिण भारत का इकलौता ऐसा राज्य था जिसने बीजेपी के लिए सबसे पहले अपने दरवाजे खोले थे। इन रिजल्ट्स के साथ बीजेपी दक्षिण से साफ हो गई। विपक्ष को ऐसे ही रिजल्ट की उम्मीद लोकसभा इलेक्शन से भी थी, लेकिन अब जो रिजल्ट आए हैं उसने सभी को चौंका दिया। इस बार सत्ता पर काबिज होने के लिए उत्तर प्रदेश का किला सपा जीत गई है, तो वहीं दक्षिण भारत में पहली बार बीजेपी का डंका बज रहा है। लेकिन सवाल यह है कि एक साल में ऐसा क्या बदला कि साउथ के लोगों को बीजेपी पर इतना भरोसा हो गया और मोदी नाम उनके लिए भी ब्रांड बन गया। इतना ही नहीं, 24 सालों से जिस राज्य पर पटनायक सरकार का सिक्का चलता था, वहां भी मोदी नाम का कमल खिला। आखिर कैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदला गया और जो बीजेपी बैकफुट पर नजर आती थी, आज वो अचानक फ्रंट में आकर खड़ी हो गई। क्या ये सब भी मोदी के जादू का कमाल है? राजनीति के इस खेल को समझने के लिए चलिए हम एक पॉइंट पर फोकस करते हैं। देखिए, यह है दक्षिण भारत, जिसमें 5 राज्य हैं: तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। यहाँ एक कर्नाटक ही ऐसा है जहाँ बीजेपी अपनी सरकार चला चुकी है। वहीं इन सभी राज्यों को मिलाकर साउथ की लोकसभा की कुल 129 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2019 में महज 29 सीटें मिली थी। इसमें से 25 सीटें अकेले कर्नाटक से ही थी, यानी कर्नाटक की 28 सीटें निकाल दें तो बीजेपी 4 राज्यों की 101 सीटों में से महज 4 सीटें ही जीत सकी थी, और ये सभी सीटें तेलंगाना की थी। इससे आप समझ सकते हैं कि बाकी के राज्यों में बीजेपी के कैसे हालात होंगे। और विधानसभा के रिजल्ट्स देखने के बाद तो बीजेपी को इस बार इतनी सीटें मिलने की भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए दक्षिण पर बीजेपी का खास फोकस था। वहीं इस फोकस की एक और वजह थी, दरअसल नॉर्थ इंडिया के मेन स्टेट्स में लगातार 3 लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बम्पर सीटें मिली हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक बीजेपी की सरकार है। पूर्वोत्तर में भी कमल खिल चुका है। उत्तर भारत के जिन राज्यों में अभी वो सत्ता में नहीं है, वहां भी वो मेन विपक्षी दल हैं। ऐसे में बीजेपी इस बात का खास ध्यान रख रही थी कि अगर यहाँ सीटें कम हो तो इसकी भरपाई साउथ से की जा सके, और उसने जमकर भरपाई भी की है। दक्षिण में जमीन मजबूत करने में जुटी बीजेपी के लिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य सबसे बड़ा चैलेंज थे, क्योंकि 2019 में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में बीजेपी के पास एक भी लोकसभा सीट नहीं थी। वहीं आंध्र प्रदेश और केरल में तो पार्टी का एक एमपी भी नहीं था। 2019 के लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश में बीजेपी को महज 1% वोट मिले थे, और आंध्र प्रदेश की तरह ही बीजेपी के सामने तमिलनाडु भी चुनौती बड़ी थी। लेकिन जब लोकसभा के रिजल्ट आए तो सारा पासा ही पलट गया, और जो पार्टी अभी तक उत्तर भारत से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक सिमटी हुई थी, इस बार उसका विजय रथ साउथ को भी पार कर गया। लेकिन कैसे? आखिर इस बार साउथ को लेकर बीजेपी की ऐसी क्या स्ट्रैटेजी थी जिसने यहाँ भी कांग्रेस की उंगलियां तोड़ दी? बता दें कि दक्षिण पर इंडिया ब्लॉक की मजबूत पकड़ थी। दरअसल कांग्रेस की लीडरशिप वाले अलायंस में डीएमके जैसी पार्टियां थी, जिनका अपने राज्य में अपना एक मजबूत वोट बेस है। वहीं कांग्रेस खुद तेलंगाना और कर्नाटक में सत्ता में। ऐसे में कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के इस स्ट्रॉन्ग होल्ड में बीजेपी को पहले से भी सीटें मिलने की उम्मीद थी, और ये रिजल्ट चेंज होने के पीछे बीजेपी की फुल प्रूफ प्लानिंग थी। दरअसल बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो लॉन्ग टर्म टारगेट सेट करती है और उसे हासिल करने के लिए माइक्रो लेवल पर काम करती है। इस बार बीजेपी को साउदर्न स्टेट से 2019 के मुकाबले बहुत बड़ी जीत तो नहीं मिली है, लेकिन हाँ, खुद को बनाए रखना और केरल में घुसना बीजेपी के लिए बड़ी बात है। और ये कोई रातों रात नहीं हुआ है। बीजेपी ने 2014 में केंद्र में सरकार बनाने के बाद से ही मिशन साउथ पर काम करना शुरू कर दिया था। इसके लिए बीजेपी ने सबसे पहले अपने पार्टी के सबसे बड़े चेहरे पीएम मोदी को आगे किया, और यहां से शुरू हुई साउथ में मोदी चाय वाले से लेकर ब्रांड मोदी बनने तक का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता में आते ही साउथ में टारगेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने पिछले 10 सालों में साउदर्न स्टेट्स के 146 दौरे किए। इन ट्रिप्स के दौरान पीएम मोदी ने ऑफिशियल और अनऑफिशियल को मिलाकर टोटल 356 प्रोग्राम्स में शिरकत दी।
बड़ी बात यह है कि इनमें से 144 पब्लिक मीटिंग्स थी, जी हां, जिससे पीएम डायरेक्ट लोगों तक पहुंच सकें और लोग बीजेपी तक। वहीं बीजेपी ने दक्षिण के राज्यों में करप्शन, कल्चर और क्रेडिबिलिटी पर खास फोकस किया है। उसने करप्शन जैसे मुद्दों को लेकर विरोधियों को जमकर टारगेट किया। इसके लिए केसीआर सरकार के समय तेलंगाना में बीजेपी ने सड़क पर उतरकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहां पार्टी कभी धरना प्रदर्शन तो कभी पद यात्रा के जरिए माहौल बनाती दिखी। तो वहीं तमिलनाडु में भी अन्नामलाई ने स्टालिन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले रखा। साथ ही पार्टी ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी में काशी तमिल संगमम जैसे प्रोग्राम्स के जरिए साउथ और नॉर्थ के बीच कल्चर रिलेशन पर जोर दिया। इसके अलावा बीजेपी ने भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपना हथियार बनाया और पार्टी केंद्र सरकार के बेदाग कार्यकाल को बेस बनाकर लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करती नजर आई, जिसने लोगों को बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट किया। वहीं पिछले अगर रिजल्ट को देखें तो दक्षिण के राज्यों में बीजेपी के लिए कैडर बेस भी बड़ा चैलेंज था। इसलिए तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु और केरल तक पार्टी ने दूसरे दलों के इन्फ्लुएंशियल लीडर्स को जोड़ने पर फोकस किया। तमिलनाडु ने एआईएडीएमके और दूसरी पार्टियों के कई फॉर्मर एमएलएज एंड फॉर्मर एमपीज का बीजेपी में शामिल होना। इसके अलावा केरल में फॉर्मर सीएम एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी के करुणकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल की पार्टी में आना इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, जो बीजेपी के लिए काफी हेल्पफुल रहा। इसके अलावा बीजेपी ने दक्षिण में बड़े नेताओं पर दांव खेला और मुश्किल सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं को उतारा। केरल की ही बात करें तो जिस राज्य में पार्टी कभी खाता नहीं खोल सकी, उस राज्य से 2 केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार दिया गया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और वी मुरलीधरन के अलावा अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी को भी बीजेपी ने केरल से लोकसभा चुनाव लड़ाया। ये पार्टी की एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी थी। वहीं इस स्ट्रैटेजी में एक और चीज थी जिस पर बीजेपी ने खास ध्यान दिया और वो था अलायंस। दरअसल बीजेपी ने इस बार अकेले मैदान में उतरने की बजाय गठबंधन के गणित पर फोकस किया। आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना से हाथ मिलाया और अलायंस के साथ मैदान में उतर गई। तो वहीं तमिलनाडु और केरल में भी बीजेपी ने कई छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन किया, जहां यहां अपना अच्छा खासा रुतबा रखती है और ये अलायंस बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा और जरूरी भी। दरअसल दक्षिण भारत में बीजेपी का कोई खास जनाधार नहीं है। बीजेपी की छवि हिंदूवादी पार्टी की है और दक्षिण द्रविड़ आंदोलन की जमीन रही है। इसके साथ ही बीजेपी पर लगा हिंदू पार्टी का टैग ज्यादा मुश्किल पैदा करता है। कर्नाटक और तेलंगाना को अगर छोड़ दिया जाए तो दक्षिण के राज्यों में बीजेपी के पास कोई बड़े कद का नेता नहीं था, ना ही किसी लोकल और बड़ी पार्टी का सपोर्ट, जिसकी कमी हर राज्य में देखने को मिलती थी। ऐसा कहने के पीछे भी वजह है। दरअसल हमने दक्षिण के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में बीजेपी के जनाधार का एनालिसिस किया। इस एनालिसिस के लिए हमने 2 बिंदुओं पर फोकस किया। पहला, इन राज्यों में बीजेपी का वोट शेयर और दूसरा, इन राज्यों की जिन सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा है वहां पर पार्टी का वोट प्रतिशत। हम सबसे पहले शुरुआत तमिलनाडु से करेंगे। देखिए, तमिलनाडु दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्यों में आता है। यहाँ कुल 234 विधानसभा और 39 लोकसभा सीटें। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एआईएडीएमके के साथ गठबंधन था। एआईएडीएमके के सहयोग की वजह से 20 सीटों पर चुनाव लड़कर बीजेपी 4 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। बीजेपी को इस चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 2.62% रहा था। वहीं 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ना तो एआईएडीएमके के साथ थी और ना ही डीएमके के साथ। उस चुनाव में बीजेपी 188 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन किसी सीट पर जीत नहीं मिली थी। यहाँ तक कि उसके 180 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। 188 सीटों पर लड़कर भी बीजेपी का वोट शेयर 2.84% रहा था। ऐसा ही कुछ 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ था। यानी तमिलनाडु में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी खुद की बदौलत एक भी सीट जीतने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लेकिन इस बार भी बीजेपी वहां कुछ नहीं कर पाई। कर्नाटक, देखिए, सीटों के लिहाज से तमिलनाडु के बाद कर्नाटक दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ विधानसभा में 224 सीट्स और लोकसभा की 28 सीटें। 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कर्नाटक में शानदार प्रदर्शन किया था। 110 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और पहली बार दक्षिण भारत के किसी राज्य में अपनी सरकार बना पाई। 2013 विधानसभा चुनाव छोड़ दें तो पिछले 6 विधानसभा चुनावों में बीजेपी का कर्नाटक में जो भी प्रदर्शन रहा था उसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा,
क्योंकि 2013 में येदी यूरप्पा बीजेपी से अलग हो गए थे, जिसके बाद पार्टी चुनाव में बहुत बुरी तरह हारी। वहीं पिछले लोकसभा में बीजेपी को 25 सीट मिली थी और इस बार लोकसभा में एचडी कुमारस्वामी की रीजनल पार्टी जेडीएस का साथ मिला, लेकिन यहां भी बीजेपी को 8 सीटों का नुकसान हुआ। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा सीटें हैं, वहीं लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का कभी भी कोई खास जनाधार नहीं रहा है, लेकिन टीडीपी से गठबंधन की वजह से बीजेपी ने 2014 में 4 विधानसभा सीटें और 2 संसदीय सीटें जीतने में कामयाब रही। तब विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 2% और लोकसभा चुनाव में 7% रहा। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ा और दोनों ही चुनावों में पार्टी का वोट प्रतिशत 1% से भी कम रहा। इन दोनों चुनावों में बीजेपी अपना खाता तक नहीं खोल सकी थी, लेकिन इस बार उसे 3 सीटें मिली और टीडीपी, जो कि एनडीए का ही हिस्सा है, उसने अपनी ताकत दिखाई। केरल की राजनीति में बीजेपी एक कमजोर खिलाड़ी रहा है। दरअसल बीजेपी के पास केरल में ऐसे नेताओं की भारी कमी है जिनके नाम पर वहां के लोग चुनाव में समर्थन दे। इस कमी को मिटाने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी और उसकी ये कोशिश अप्रैल में जाकर पूरी हुई, जब कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी को केरल में बड़े चेहरे मिल गए, जिसके दम पर लोकसभा में बीजेपी ने दांव खेला और हर बार डक पर आउट होने वाली बीजेपी का खाता यहां भी खुल गया। तेलंगाना, दक्षिण भारत में तेलंगाना में सबसे कम सीटें हैं। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीट है, वहीं लोकसभा सीटों की संख्या 17। आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बनने के बाद से ही तेलंगाना की राजनीति पर बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव का एक छत्र राज जारी है। लेकिन 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी 4 सीटों पर अपना परचम लहराने में कामयाब रही। बीजेपी का वोट शेयर भी 19.45% तक पहुंच गया। ऐसा करके बीजेपी ने केसीआर को फ्यूचर में चुनौती देने की हुंकार भी भर दी थी, लेकिन पिछले 1.5-2 साल में केसीआर ने फिर से जनता की नब्ज को पकड़कर पार्टी को मजबूत कर लिया। केसीआर की लोकप्रियता तेलंगाना में अभी भी इतनी ज्यादा है कि किसी भी पार्टी के लिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, उसके आगे सब फेल है। दक्षिण भारत के इन राज्यों के पॉलिटिकल सिचुएशंस और इलेक्शन एनालिसिस से कुछ कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं कि बीजेपी ने जब भी एक आध सीटें जीती हैं, उसके पीछे किसी लोकल पार्टी के सपोर्ट होता है या कोई बड़ा लोकल चेहरा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी 2014 से केंद्र में सत्ता में है। उस वक्त से पार्टी का देश भर में जनाधार भी काफी बड़ा है, लेकिन बीजेपी को इस बात की कसक थी कि वो देश के दक्षिण राज्यों में अपनी पकड़ नहीं बना पाई और इस बार ये होने के चांसेस थे। लेकिन फिर भी ये बात माननी पड़ेगी कि बीजेपी ने दक्षिण को सीरियसली लिया है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और अपने विशाल संगठन की वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों में जीत का परचम लहराते आई है, लेकिन इस बार उसने दक्षिण भारत के राज्यों में भी तैयारी की थी, जिसका रिजल्ट उस स्केल पर तो दिखाई नहीं दिया, पर हाँ, इसका इफेक्ट ओडिशा में साफ साफ देखा जा सकता है। इसकी वजह है मोदी का जादू और पार्टी की फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी। उसने इस बार लोकल और बड़ी पार्टी का सपोर्ट हासिल करने से लेकर बड़े नेताओं को मैदान में उतारने तक हर फील्ड में काम किया है। उसने पब्लिक मीटिंग से लेकर करप्शन, कल्चर जैसे मुद्दों के जरिए लोगों को विश्वास दिलाया कि बीजेपी उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये थी मिशन साउथ के लिए रणनीति। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।